बढ़िया, बड़ा सुंदर बना दिया है। हम सब लोग यहाँ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में खड़े हैं और सब सपने देखते हैं अपने को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। कुछ लोगों के पास अपने समाज, अपने देश को लेके भी सपने होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने सपने या अपने समाज को या देश को देखे गए सपनों को तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक उसके पास सीखने का कोई प्लान ना हो। किसी भी एज में आप सपना देखिए, आप 90 साल की उम्र में सपना देखिए कि आप चाइनीज़ पढ़ाएंगे, तो आपको पहले चाइनीज़ सीखने का प्लान बनाना पड़ेगा, तभी ये सपना सच होगा, नहीं तो होगा नहीं। आप स्टूडेंट एज में सपना देखिए अपने को लेके कि आपको एक अच्छी नौकरी करनी है, एक अच्छा बिजनेस करना है। वो सपना केवल और केवल तब सच हो सकता है जब आप अपने उस सपने को आप अपने एजुकेशन प्लान से जोड़ के रखेंगे। अगर आप एजुकेशन प्लान से जोड़ कर नहीं रख सकते हैं तो आप कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेके निकल सकते हैं, आपको अपने सपने पूरा करने का कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ एजुकेशन को लेके हमारे पास कोई प्लान है तो उस सपने को सच होने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे खुशी है कि आज हम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मैंने बहुत सारे देशों के हायर एजुकेशन सिस्टम्स को स्टडी किया है, समझा है, समझने की कोशिश की है। मैं दुनिया में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ देखता हूँ। तो एक तो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के पढ़े हुए लोग यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरियों की लाइन में कॉम्पिटिशन में लगे होते हैं। और दूसरी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कॉलेजेस हैं जहाँ जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसी वक्त नौकरी देने वाले लोग कंपटीशन में लगे हुए होते हैं कि अगर इस बच्चे को हमने नौकरी नहीं दी ना तो कोई और कंपनी उठा के ले जाएगी इसको। 2 ही तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तीसरे तरह का कुछ नहीं मिलेगा आपको। इन्हीं में से जो दूसरे तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं से वो लोग निकलते हैं जो दुनिया में नौकरियां देने वाली कंपनियां बनाते हैं। आप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपका नीति आयोग तो खूब रिसर्च कराता है। मुझे लगता है देश के सामने इस बारे में खूब रिसर्च होनी चाहिए कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनियां, उनके प्रमोटर्स ने किस समय फाउंड की। मैं इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम हम 21st सेंचुरी स्किल्स की कंपनियां की बात कर रहे हैं। फेसबुक उस समय फाउंड किया गया जब कोई लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसी तरह दुनिया की और बहुत सारी कंपनियों के आइडियाज़ वहीं आए। आज वो दुनिया के 100 देशों में, 50 देशों में, 60 देशों में इतने हज़ार, इतने लाख लोगों को नौकरियां दे रही हैं, इतने का व्यापार कर रही हैं। ये सब हिस्ट्री है। तो अगर आज हमें अपने देश को ये सपना देना है कि हमारा देश भी विकसित देश बने, हमारा देश भी एक अच्छी इकोनॉमी बने, तो इसका सपना मुझे लगता है केवल और केवल हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के रास्ते से पूरा हो सकता है। उसके अलावा कोई उसका राजमार्ग है नहीं। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये सपना और आगे पूरा हो रहा है। उसी तरह से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में स्कूलों में भी काम शुरू हुआ है। एक बच्चे को हम 12वीं क्लास के बाद जब आपके पास कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तो यूनिवर्सिटी के पास 3 या 4 साल का समय होता है उस बच्चे के स्किल को अपग्रेड करने का, उसको एक प्रोफेशनल बनाने का। अब यूनिवर्सिटी उसका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करे या जो कोर्स उसने चुना है उसको ठीक से इनकलकेट करे, यूनिवर्सिटी के सामने ये चुनौती है। इसलिए हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि आपको यूनिवर्सिटी में जो बच्चा मिलेगा वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ मिलेगा। उसके बाद आप उसे हिस्ट्री पढ़ाएं, ज्योग्राफी पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं या कोई और परफॉर्मिंग आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं। ये इसकी शुरुआत हो गई है दिल्ली के स्कूलों से। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हमने एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट करिकुलम शुरू किया है। 11वीं, 12वीं के बच्चों के लिए हमने इस साल एक नई चीज़ शुरू की है कि 2-2 हज़ार रुपये हम बच्चों को दे रहे हैं अपनी बिजनेस आइडिया डेवलप करने के लिए, सीड मनी के रूप में। और दिल्ली के 5.5 लाख बच्चे वहाँ हैं। 5.5 लाख बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दे के उनको ऑफर दिया गया है कि भाई आप अपना बिजनेस आइडिया डेवलप करिए, इकट्ठे 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर करिए या अकेले करिए। आप अगर सक्सेसफुल हुए, सक्सेसफुल होने का एक मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा कमाए तो प्रॉफिट आपका, लॉस हुआ तो लॉस, फाइनेंशियल लॉस सरकार का। उस फाइनेंशियल लॉस में भी फ़ायदा तो सरकार का बहुत है कि हमारे बच्चे फेलियर से सीखना सीख जाएंगे। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया लेकर हम चल रहे हैं। मैंने NSUT में भी कहा था, आज मैं
अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप सोशल साइंस, वोकेशनल, ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा काम कर रहे हैं, कि ये मत सोचिए कि इनोवेशन, इंक्यूबेशन या एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत केवल और केवल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में या वोकेशनल जैसे फील्ड्स में है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के सामने अब ये चुनौती है, और आपको मैं ये चुनौती आपके सामने रख के जा रहा हूँ कि आपको सोशल साइंस में क्या इनोवेशन हो सकता है, और आपका लड़का, आपका लड़की जाके कैसी वो कंपनी बना सकता है कि वो एक इंजीनियर को भी नौकरी दे रहा हो और एक सोशल साइंस के एक्सपर्ट को भी नौकरी दे रहा हो। वो इनोवेशन आप लोगों को करना है। इनोवेशन और जुगाड़ की चर्चा हमारे यहाँ पहले से होती रही है। प्रशासन में बैठ के मैं इनोवेशन और जुगाड़ को इस रूप में देखता हूँ। हिंदी और अंग्रेजी का फ़र्क तो यही है, बुनियादी फ़र्क है, लेकिन एक बड़ा फ़र्क ये है कि जब तक हम उसको जुगाड़ कहते रहे, हमारी सरकारें उसको इनोवेटिव मानने को तैयार नहीं थी। और जिस दिन से हमने उसको इनोवेशन कहना शुरू कर दिया, सरकार में नीति आयोग भी कहने लगा, दिल्ली सरकार भी कहने लगी, प्रधानमंत्री जी का दफ्तर भी कहने लगा कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है जी, इनोवेटिव काम। मैं पिलखुआ से आता हूँ। पिलखुआ के पास मेरा एक गांव है 8 किलोमीटर दूर, फगौता। हम लोग छोटे छोटे थे, वहाँ स्कूल में पढ़ते थे, बसें वसें होती नहीं थी। गांव के कुछ लोगों ने वुड कार्ट को पानी निकालने वाला जो खेत का इंजन होता है उसके साथ असेंबल किया, और उससे उसको मैकेनिकल पावर दी, उसको काइनेटिक पावर दी, और उसके बाद में उसको मोटराइज्ड तांगा वो बना के शुरू किया। हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप पूछो जुगाड़ में जाना है तो वो समझेगा वो मोटराइज्ड तांगा जाना है, आपका जुगाड़ कुछ और होता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ, मैं उसमें चला हूँ कि वो मोटराइज्ड तांगा, मोटराइज्ड बग्गी, जब तक इलाके के इंस्पेक्टर को, एसडीएम को, और अगर ज़रूरत पड़े पकड़ा जाए तो आदमी डीएम तक को पैसा नहीं खिला देता था तो बेचारा चल नहीं पाता था, वो फेरी नहीं कर पाता था। तो जब तक सरकारें इनोवेशन को इनोवेशन के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, इनोवेशन इलीगल रहेगा। सरकार को अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। यही स्टार्टअप का हाल है। हम लोग तो छोटे छोटे गाँव कस्बों से आते हैं भाई, वहाँ पे हर तीसरा आदमी कहता है जी क्या कर रहे हो, वो नौकरियों के पीछे कम भागते हैं वहाँ पे। तो गांव देहात में, हमारे छोटे कस्बों में उसको कहा जाता है अपना काम। क्या कर रहा है जी आपका लड़का? उसने अपना काम शुरू किया है, कुछ नया शुरू किया है। कौन सा वाला किया है? वो जो फलाने करते थे? नहीं, कुछ नया शुरू किया है। वो क्या है? दिल्ली में आके हम उसको स्टार्टअप कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले आईएएस ऑफिसर्स की भी जरूरत है, हमें सिर्फ बिजनेसमैन की जरूरत नहीं है। एक बार माइंडसेट आ गया तो उसके बाद में देयर इज नो लुक बैक। कमी हमारे देश में बिजनेस करने वालों की नहीं है, बिजनेस के लिए रिस्क उठाने वालों की नहीं है, इन्वेस्टर्स की नहीं है। कमी इस बात की है कि माइंडसेट एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो मुझे खुशी है कि आज ये यूनिवर्सिटी नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले लोगों को बनाने की तरफ बढ़ रही है। इसके लिए मैं उन तमाम लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। निश्चित रूप से इसका विरोध भी होगा, निश्चित रूप से कुछ लोगों को असहजता भी होगी इसमें, पर जो असहज महसूस करें कि यार ये नौकरियां देना यूनिवर्सिटी का काम थोड़ी था, मैं उनको रिक्वेस्ट करना हूं फिर दिया क्या है जरा ये भी सोच लीजिएगा। क्या दिया है इसके अलावा? बेरोजगार लड़का लड़की जिसको ना अपना जीवन जीना आता है ना दूसरों के जीवन में सहयोग करना आता है, वो देख के अगर आप सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी का काम हो गया तो माफ़ कीजिएगा, बोझ वो बच्चा भी बनाया आपने और खुद भी आप बोझ ही है पूरे के पूरे सिस्टम पर। अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को सोच को ठीक कीजिए। ह्यूमैनिटीज़ जैसे फील्ड्स में हम कैसे इनोवेशन ला सकते हैं, हम कैसे इंक्यूबेशन ला सकते हैं, हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप ला सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी उसकी नज़ीर बनेगी। हम केवल और केवल दूसरों की तरह से उनको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अपना ऐसा बनाएंगे जो देश की और यूनिवर्सिटीज़ हमसे लेना चाहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं।